नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का एक पर्यावरण एवं सतत विकास का लास्ट पार्ट लेके, जैसे कि ये पार्ट हमारा जो होगा वो पर्यावरण परीक्षा उपयोगी तथ्य होंगे। यानी जो पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आर ओ रहा हो, चाहे PCS रहा हो, चाहे अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहे हों, जो भी पूछे गए हैं हमने उन्हीं को समाहित किया है। तो यदि आप हमारे चैनल को प्रथम बार देख रहे हो, फर्स्ट बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि पहला पॉइंट हमने लिखा है जल प्रिय पौधे। क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है, जल प्रिय पौधे कौन से हैं। क्वेश्चन आ जाता है जल प्रिय पौधे कौन से हैं जो जल में दलदली भूमि या तालाब के किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। यानी कहने का मतलब, जैसे वाटर लिली आप सभी लोग जानते होंगे क्या है, ठीक। तो कहने का मतलब कि जो भी पौधे यानी तालाब या नदी के किनारे होते हैं, तालाब या दलदली भूमि पर पाए जाते हैं, वे हमारे क्या होते हैं, जल प्रिय पौधे होते हैं। कहने का मतलब जैसे जैसे यदि जल का घटाव होगा, जैसे जैसे जल घटेगा, स्तर घटेगा, वैसे वैसे पौधों की आर्द्रता कम होगी और इनका क्षरण होने लगेगा। कहने का मतलब ये मुरझाने लगेंगे, ठीक। तो जल प्रिय वे पौधे हैं जो तालाबों अर्थात दलदली स्थानों पर मतलब उगते हैं, और वे हमारे क्या होते हैं, जलप्रिय पौधे होते हैं। और इनका क्षरण कब होता है, जैसे जैसे जल का घटाव होने लगता है। जैसे जैसे जब जल का घटाव होगा तो आर्द्रता कम होगी। आर्द्रता मतलब नमी कम हो जाएगी, और जब नमी कम हो जाएगी तो उनको पूरा पोषण मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं यही हमारे क्या होते हैं, इनका क्षरण हो जाएगा। यही क्या हो जाएंगे, हमारे जलप्रिय पौधे, ठीक। दोस्तों, परीक्षा के दृष्टि से ये क्वेश्चन इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यानी कहने का मतलब जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं वे उत्पाद, उन्हें क्या दिया जाता है, इको मार्क दिया जाता है। एक इको मार्क क्या होता है, एक यानी पर्यावरण का एक सिंबल होता है इको मार्क, जो किसे दिया जाता है, यानी एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये जो भी वस्तु है या जो भी सामान है, ये बिल्कुल पर्यावरण के दृष्टिगत से मतलब एक पॉजिटिव में है, यानी एक सकारात्मक रवैया है यानी पर्यावरण के प्रति। इसीलिए क्या दिया जाता है, इको मार्क दिया जाता है, ठीक। यानी कहने का मतलब इको मार्क किसे दिया जाता है, प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, ठीक। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वर्ष 1991 से दिया जा रहा है, ठीक। क्या होता है दोस्तों, एक चीज और, एक तो इको मार्क पूछता क्या है कि इको मार्क का सिंबल किसे दिया जाता है, यानी इको मार्क का मतलब इको मार्क किसे उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन में होगा जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन्हीं उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है, ठीक। जैसे कभी कभी क्या होता है, हॉल मार्क लगा रहता है, तो आप जानते हो कि क्या है, ये शुद्ध है, ठीक। तो ऐसे जैसे जो भी उत्पाद होंगे, इको मार्क जहाँ होगा वो क्या होंगे, वो पर्यावरण के प्रति क्या होगा, हमारा एक सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, पर्यावरण की दृष्टिगत मतलब अच्छा होगा, इसीलिए इको मार्क दिया जाता है। एक चीज और, अगला है, हमने नोट करके लिखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने नोट करके लिखा है अति नगरीकरण का दोस्तों क्या होता है, मतलब क्या होता है, अति मतलब बहुत, और नगरीकरण मतलब यानी किसी बस्तियों को बसाना। यदि अति नगरीकरण होगा, अति नगरीकरण कहाँ होगा, देखिए आज के समय में क्या है, जनसंख्या इतना तेज भाग रही कि इस समय लगभग हम लोग 135 करोड़ या 137 करोड़ यानी के एबव पहुँच चुके हैं। और
उस कहीं ना कहीं अति नगरीकरण जरूर होगा। अति नगरीकरण कहने का मतलब हम जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी हमें क्षेत्रफल भी चाहिए रहने के लिए, तो कारण क्या होगा, हम कहाँ किसकी तरफ भागेंगे, जंगलों की तरफ भागेंगे, मतलब तालाबों को पाटेंगे, तालाबों की तरफ भागेंगे अपना जीवन यापन करने के लिए कि अपना घर बसा लें हम वहाँ पे। आजकल क्या हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डर क्या हो रहा है कि बड़े बड़े घने घने जंगल ही मतलब वो अपने नाम कर रहे हैं, उसके बाद जो है उनका क्या कर रहे हैं, मतलब उनको बेच दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अति नगरीकरण का ही आज का समय क्या होता है, जैसे हम लोग बाग बगीचा देखते थे बचपन में, लेकिन आजकल क्या हो रहा है वहाँ पे मतलब घर बन जा रहे हैं और तमाम तरीके के मतलब घरें बन हुए हैं, घर जो है बने हुए हैं। तो ये अति नगरीकरण का ही मैटर है दोस्तों। अति नगरीकरण जब होगा तो औद्योगिकीकरण संतुलित विकास, औद्योगिकीकरण संतुलित विकास, पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता, इन तीनों के लिए हानिकारक होगा। कहने का मतलब औद्योगिकीकरण संतुलित विकास का, यानी जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं होगा, और एक पर्यावरण जो हमारी पारिस्थितिकी होगी उसके कहीं ना कहीं उसके लिए ये प्रभावित करेगा अति नगरीकरण। और जैविक विविधता जो होगी, जैसे एक ही पर्यावरण में रहने वाले लोगों के लिए मतलब तमाम तरीके की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो वही है जैव विविधता है, हानिकारक होगा। यानी क्वेश्चन आएगा अति नगरीकरण मतलब किसके लिए मतलब हानिकारक है, तो औद्योगिकीकरण संतुलित विकास, पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता, इन तीनों के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक, अब अगला पॉइंट है दोस्तों WM एडम्स, देखिए WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास, ठीक, कहीं ना कहीं ये भी पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए पुस्तक लिखी गई है। W एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट है। क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट है। इसका पूरा नाम ग्रीन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड है। यानी इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1990 में। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पीसीएस वगैरह में, आरओ में और अन्य परीक्षाओं में, तो उसमें ये पूछा गया है कि WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी होगी, हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट। या फिर ऐसे पूछ देता है हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो कौन होंगे, WM एडम्स। ठीक, अगला है दोस्तों प्राकृतिक कृषि। क्वेश्चन आता है प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन हैं, मासानोबु फुकुओका। कौन है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन हैं, मासानोबु फुकुओका। जैसे नाम से ही ये लग रहा है कि ये कौन थे, जापानी थे। देखिए फुकुओका जो मतलब और तमाम तरीके के जैसे वर्ड होते हैं ये अधिकतर जापान में ही सुनाई देते हैं, तो आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। प्राकृतिक कृषि किसने किया था, फुकुओका ने, मासानोबु फुकुओका। वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे दोस्तों। एक चीज़ अगला पॉइंट ये है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले क्या किया गया, ग्रीन आर्मी का गठन, यानी ग्रीन आर्मी लॉन्च किया गया 2001 में। ये ग्रीन आर्मी क्या करती थी दोस्तों, इसमें 15,000 युवाओं को जोड़ा गया। ग्रीन आर्मी का काम ये था, जो भी हमारी खाली ज़मीनें हैं या सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उनमें ये युवा जो होते थे, ये 15,000 युवा जो होते थे, इनके सदस्य जो भी होते थे, वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य कराते थे, ताकि पर्यावरण जो है संतुलन अच्छी तरीके से बना रहे। तो यही है, हमारे ऑस्ट्रेलिया में क्या लॉन्च किया गया है, ग्रीन आर्मी लॉन्च की गई है। ग्रीन, वैसे आपको समझ में ही आ रहा है कि ग्रीन आर्मी क्या करेगी, हमारा पर्यावरण संबंधित यानी पेड़ पौधों को लगाएगी। ठीक, अगला है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, मतलब अगला है, ये तो हो गया हमारा। अगला है प्लाची माड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाची माड़ा क्या है दोस्तों, प्लाची माड़ा केरल के कलपक्कड़ जिले में एक छोटा सा गांव है प्लाची माड़ा
केरल के कलपक्कड़ ज़िले में एक छोटा सा गांव है जहां पे कोका कोला फैक्ट्री ने अपनी एक कोका कोला ने अपनी एक फैक्ट्री डेवलप की थी और वहां से काफ़ी जल का दोहन किया था। जल का दोहन होने के कारण वहां का पर्यावरण संतुलन काफ़ी बिगड़ गया था, काफ़ी विभिन्नताएं हो गई थी पर्यावरण में। इसीलिए क्या है, ये प्लाचीमाड़ा प्रसिद्ध है और पूछता है कि प्लाचीमाड़ा कहाँ है, तो कहाँ है, केरल के पलक्कड़ ज़िले में, पलक्कड़ ज़िले में, केरल के पलक्कड़ ज़िले में। ठीक, अगला है दोस्तों पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के बीच 2001 में पंजाब में ग्रीन हाउस के माध्यम से सब्जी उगाई गई। दोस्तों देखिए, जो हमारा इजराइल वगैरह है, इजराइल है, जापान है, ये सब कहीं ना कहीं टेक्निक में बहुत आगे हैं। ठीक, और अपना भारत भी कम नहीं है। तो पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के बीच 2001 में पंजाब में ग्रीन हाउस के माध्यम से सब्जी उगाई गई। अब दोस्तों ये ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस दोस्तों क्या होता है, एक बड़ा प्लाट है, मान लीजिए एक बड़ा प्लाट है और प्लाट को क्या कर दिया जाता है, यानी शीशे से, आप कभी कभी देखे होंगे ग्रीन एक प्लास्टिक के कवर आती है जो ऊपर से लगा देते हैं तो हरा हरा लगता है, उसी से उसको क्या कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है, या वाइट से ही संरक्षित कर दिया जाता है। उसमें तमाम तरीके की सब्जियां उगाई जाती हैं और वो सूर्य की रोशनी भी अवशोषण करता है, सूर्य की किरणें भी उसको अवशोषित करती हैं, अंदर आती हैं, उस ग्रीन हाउस के अंदर। बट क्या होता है, पूरा सिस्टम क्या है, कंप्यूटराइज्ड है। वो उतनी ही किरणें अवशोषित करेगा जितने उस सब्जी की आवश्यकता होगी और उस फसल की आवश्यकता होगी, उतना ही अवशोषण करेगा। और इनको कितना, कब क्या चाहिए, कब इनको खाद देना है, कब पानी देना है, ये पूरा हमारा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज सिस्टम है, तकनीकी है, उसके माध्यम से क्या होता है, ये हमें संकेत करते रहते हैं। और एक ग्रीन हाउस चाहे जो भी समय होता है, जो भी सीजन हो, चाहे बरसात हो, कोई भी समय हो, कोई भी समय हो, इन ग्रीन हाउस में क्या होता है, सब्जियों को उगाया जा सकता है। ठीक, क्योंकि इस पे जो भी होंगी एक उचित चीज़ें और एक संतुलित चीज़ें इसके अंदर ही समाहित होंगी। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ग्रीन हाउस के माध्यम से सब्जी उगाने के संबंध में समझ में आया होगा क्या होता है ये। अगला है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछता है, कई बार इम्पॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, यानी यूपी पीसीएस 2012, 2011, उत्तराखंड 2006, 2004 पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस 7, यूपी पीसीएस 2014, यानी कई बार क्वेश्चन पूछता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020, जो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और जो 2020 में मनाया गया, उसकी थीम थी जैव विविधता। क्या थी? अगर ये नहीं पूछेगा तो ये क्वेश्चन बहुत पूछेगा कि इसकी थीम क्या था, इसका लोगो क्या था, तो क्या था इसका, यानी जैव विविधता था। 2019 का पूछेगा तो क्या था, वायु प्रदूषण था इसकी थीम। ठीक, और 2018 का अगर थीम पूछता है तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। देखो हम इससे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे आपको। ये प्लास्टिक प्रदूषण है 18, और 19 क्या आ गया, प्लास्टिक के बाद क्या आ गया, वायु आ गई। ठीक, वायु को शुद्ध करना है, वायु प्रदूषण की बात हो गई। फिर वायु के प्रदूषण के बाद जैव विविधता आ गई कि यानी जो जीव से संबंधित जो विभिन्नताएं हैं उसके संबंध में 2020 का ये थीम है। ठीक, अगला है प्रथम पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। ये क्यों मनाया गया? क्योंकि 1972 स्टॉकहोम में एक सम्मेलन किया गया था, यानी प्रथम पर्यावरण को लेकर एक सम्मेलन किया गया था 1972 में स्टॉकहोम में। और तब से वही निर्णय लिया गया कि 5 जून को ही हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1973 को। कहीं कहीं 74 मिलता है, बट ऑथेंटिक क्या है, 5 जून 1973 को प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब आज हमारा जो ये है चैप्टर जो होता है ये समाप्त होता है। अगला हमारा चैप्टर होगा कल से। ये पर्यावरण सतत विकास ही चल रहा था, इसमें लगभग मैंने 5 से 6 वीडियो हमने दिया है आपको, और आशा करता हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल महसूस होगा परीक्षाओं में।
अगला हमारा रहेगा पारिस्थितिकी। अगला जो चैप्टर होगा वो पारिस्थितिकी होगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं हम इसके बराबर नंबर लेके आएंगे। और होता क्या है, और ये भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनीबडी जो भी बड़ी लेवल की परीक्षाएं हैं उसमें 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें लगभग 11 से 12 अध्याय होते हैं। और कहीं न कहीं ये हमारे मतलब परीक्षा की दृष्टि से, या यदि हम इनको अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो कहीं न कहीं हम मेरिट इन होंगे और सफल ज़रूर होंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए और अब इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।